आपको एनिलीन को अगर कन्वर्ट करना, आपको एनिलीन लिए, राइट, तो एनिलीन को अगर कन्वर्ट करोगे कहीं भी, एनिलीन को अगर कन्वर्ट करेंगे आप, एक मिनट रुको, तो ये क्या है, एनिलीन को अगर कन्वर्ट करोगे, मान लो कि एनिलीन को कन्वर्ट करना है आपको क्लोरोबेंजीन में, तो यू हैव टू यूज द सेंडमेयर रिएक्शन, राइट। सेंडमेयर रिएक्शन मैंने क्या बताया था कि आपके पास अगर NH2 ग्रुप है तो इसको आप क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, सेंडमेयर रिएक्शन। सैंडविच रिएक्शन का मैंने प्रोसेस बताया था आपको कि इसको कैसे किया जाता है, तो इसको करने का आपका प्रोसेस क्या होता है, तो आप इसको कर लो सैंडविच रिएक्शन को, तो इसका करने का प्रोसेस क्या होता है, तो इसको डाइजोटाइजेशन कर लो, डाइजोटाइजेशन फॉलोड बाय सैंडमेयर, तो क्या हो जाएगा आपका क्लोरो। अगर इसी को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो भी बता दिया था आपको, डाइजोटाइजेशन फॉलोड बाय द सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट पे कॉपर पाउडर ले लो, तो किसमें नो डाइजोटाइजेशन के बाद आप उसको ट्रीट करेंगे फ्लोरोबोरिक एसिड से, तो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बनेगा। फिर उसके सोडियम नाइट्राइट को अगर कॉपर पाउडर लोगे तो वो कन्वर्ट होता है नाइट्रोबेंजीन में, बताए थे कि नहीं ये सब। हाँ। फिर मैंने आपको एक बाल-सीमन रिएक्शन बताए थे, बाल-सीमन रिएक्शन से क्या बनाते हैं हम लोग, फ्लोरोबेंजीन। एक ही मेथड होता है फ्लोरोबेंजीन का, सबसे बेस्ट मेथड वो आपका सिलेबस में जो दिया, बाल-सीमन रिएक्शन, तो वो बता दिया आपको। फिर स्कॉटन बॉमन रिएक्शन बता दिए थे, एसाइलेशन जब करते हैं हम लोग बेंजॉइल क्लोराइड लीग के, बेंजॉइल क्लोराइड लेके जब एसाइलेशन करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री मीन्स का, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्कॉटन बॉमन रिएक्शन, वो बता दिए थे आपको। कार्बाइलेमेन रिएक्शन बता दिए थे, हिंसबर्ग ईजेन टेस्ट बता दिए थे, नाइट्रस एसिड का जो टेस्ट होता है उसमें एलिफैटिक एरोमेटिक पे सारा वर्क करवा दिए थे। अब रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम कैटायन विदाउट इवोल्यूशन ऑफ N2 पे जा रहे हैं हम लोग, तो वो रिएक्शन आपका मैंने बताया था डाइजोनियम कपलिंग, बताए थे कि नहीं, डाइजोनियम कपलिंग। सबसे पहले डाइजोनियम कपलिंग से पहले एक चीज बताता हूँ, ये रिएक्शन जो होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। इसमें देखो क्या होता है कि डाइजोनियम कैटायन जो होता है, डाइजोनियम कैटायन से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बेटा इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं, तो ये रेजोनेंस होगा इसमें, ये स्ट्रक्चर चला जाएगा इसमें। अब बताइए पॉजिटिव आगे भी रेजोनेंस होगा, अगर मान लो कि आप यहाँ से इधर देंगे, ये इधर जाएंगे तो रेजोनेंस होगा आपका, आई बात समझ में, तो देखो, तो इधर भी रेजोनेंस होगा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा आपका, ये N आ जाएगा, ये नाइट्रोजन, ये क्या होगा निगेटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा आपका, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव जो लिए उससे बॉन्ड बना के पॉजिटिव आपने ये किया। अब ये बता दो आगे और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेंगे, जब रेजोनेंस के थ्रू आप पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर रहे हो कि फिक्स हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज, डिस्पर्स। डिस्पर्स हो रहा है, तो ये किसके तरफ वर्क करेगा, वीक इलेक्ट्रोफाइल या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, वीक इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव चार्ज के साथ जो भी आता था उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते थे या न्यूक्लियोफाइल बोलते थे आप, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये होता है वीक इलेक्ट्रोफाइल, तो आप सबसे पहले याद रखोगे कि वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, ये होता है वीक इलेक्ट्रोफाइल। आप बताओ इसको इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को इंक्रीज करने के लिए आप किसका हेल्प लेना पड़ेगा, विथड्रॉइंग ग्रुप का या डोनेटिंग ग्रुप का, विथड्रॉइंग ग्रुप। विथड्रॉइंग ग्रुप का, तो ये क्या करता है ये एन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन withdrawing group like NO2 increases its electrophilic character। आप बताइए कौन ज्यादा बेटर इलेक्ट्रोफाइल होगा, जिसमें ज्यादा नाइट्रो लगेगा वो ज्यादा बेटर इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो आपका ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिखा दूंगा आपको क्वेश्चन, देखो ये N2 प्लस लिया मैंने और यहाँ पे NO2 एक लिया, एक ही NO2 दिया,
फिर मैंने क्या लिया यहाँ पे N2+ लिए और यहाँ पे आपका एक NO2 इस पे लिए, एक NO2 इस पे दिए। मैंने यहाँ पे क्या लिया कि N2+ लिए और ये भी बता दिए थे आपको NO2, फिर NO2 लेंगे, फिर यहाँ पे NO2 लिए। अब ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 और एक लेंगे आपको यहाँ पे सीधा डायजोनियम कैटायन मैंने लिया N2+4। बताइए तो सबसे बेटर इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा इसमें? तो 3 3 का रीजन क्या होगा वहां पे? मोस्ट माइनस आई इफेक्ट। ये माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट लीजिए, रेजोनेंस दिखाएगा ना। हाँ क्योंकि देखिए इसके रिस्पेक्ट में इसका ऑर्थो पोजीशन है ना, पैरा पोजीशन, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या होता होगा, रेजोनेटिंग इफेक्ट आएगा इसका। तो माइनस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा, तो जितना ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएगा उतना बेटर वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इसमें बता दो इलेक्ट्रोफाइल किसके होगा? फ्लिसिटी, इलेक्ट्रोफ्लिसिटी मतलब इलेक्ट्रो फ्लिसिटी, जैसे न्यूक्लियोफ्लिसिटी होता है वैसे इलेक्ट्रोफ्लिसिटी होता। तो बताइए विच वन इज बेटर इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफ्लिसिटी मतलब बेटर इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे ज्यादा होगा 3, 3 के बाद लेंगे 2, 2 के बाद लेंगे 1, सबसे कम किसका होगा 4। आप बताओ डायजोनियम कैटायन itself is a poor electrophile. The poor electrophile can attack the benzene ring with the more electron density or less electron density. देखो इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन रिंग पे जाता इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे उतना ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो आपने तो देखा था वीक इलेक्ट्रोफाइल के लिए इलेक्ट्रॉन रिच आपको बेंजीन रिंग लेना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग कौन है आपका? एनिलीन और फेनॉल। क्योंकि OH ग्रुप और NH2 ग्रुप क्या होता है, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। दैट्स व्हाई द एनिलीन फेनॉल पार्टिसिपेट इन कपलिंग विद डायजोनियम सॉल्ट। आई बात समझ में क्यों करता वो? देखो, तो ये क्या होता है वीक इलेक्ट्रोफाइल, weak electrophile, therefore it can couple with किसके साथ? फेनॉल और एनिलीन। आप खुद से सोचो ना, अगर आपके पास वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो उसको कहाँ पे लेके जाओगे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा वहां पे अटैक करेगा, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। हाई इलेक्ट्रॉन। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका कहाँ होता है? 11th में पढ़ाए थे, यहाँ भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिए थे कि OH ग्रुप जो होता है, फेनॉल का जो OH ग्रुप होता है वो तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और जो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो बेंजीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाएगा, इसलिए कपलिंग वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेफरेबल होगा। इसीलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि बीइंग अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, डायजोनियम कैटायन participate in coupling reaction with the electron rich with only बेंजीन रिंग विद द मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप ज्यादा कहाँ से लेंगे? तो NH2 ग्रुप देगा, OH ग्रुप देगा, ये सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। वहां पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा। बताइए। सर वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा तो कपल नहीं कर पाएगा, मतलब स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल होके तो कपल करेगा ये। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए बता रहे हैं, देखिए देखिए एक चीज देखिए। जब आपको आप 11th में पढ़ाए थे या 12 में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिए थे आपको कि OH ग्रुप जो होता है ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा कि नहीं? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा कि नहीं यहाँ पे? ये जो रिंग देख रहे हो इसमें इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर दिया तो इसमें हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा कि नहीं आपका? तो हाँ, तभी तो वीक इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कर पाएगा कपलिंग के लिए। उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल तो और भी ज्यादा कपल करेगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको ये कंपाउंड दे दिया, आप बोलेगे इसमें सबसे फास्ट कौन करेगा, तो 3। ओके ओके, अगर मान लीजिए आपके पास टॉल्विन दे दिया और टॉल्विन के साथ बोलेगा कपलिंग दिखाओ, तो इसके साथ कपलिंग करेगा, वो इसके साथ करेगा नो। आई बात समझ में?
तो डायजोनियम कैटायन के साथ कपलिंग के लिए किसको लाओगे? फेनॉल और एनिलीन, दो ही को लाना आपको। कर लेंगे। हाँ तो आप लिखो यहाँ पे, फर्स्ट लिखो कपलिंग विथ फेनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, दिखाऊंगा क्वेश्चन जब। कपलिंग विथ फेनॉल क्या होता है? देखो, it proceeds in, it is carried out in slightly acidic medium, बताओ, या बेसिक मीडियम? बेसिक सॉल्यूशन। पीएच जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 9 से 10। मतलब बहुत स्ट्रॉन्गर बेसिक नहीं लेंगे, स्लाइटली बेसिक सॉल्यूशन लेंगे, बिकॉज phenoxide is more reactive than phenol towards a weak electrophile। बताओ, कोई वीक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, आप इलेक्ट्रोफिलिक सबड्यूशन करवा रहे हो, तो कौन ज्यादा रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा इफेक्टिवली, फेनॉल या फेनॉक्साइड्स? याद करो, आपने देखा था वो माइनस के साथ जो होता है उसका एक्टिवेटिंग नेचर जो होता है प्लस एम या प्लस आर, जो इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, याद करो ये सब थोड़ा, क्योंकि इतना ऑर्गेनिक अब कंप्लीट कर दिया, ये सब थोड़ा पता होना चाहिए आपको कि माइनस आर या माइनस एम प्लस एम इफेक्ट जो देखे थे, या प्लस आई प्लस आर इफेक्ट, या ऑक्साइड में ज्यादा था कंपेयर टू NH2, NH2 में ज्यादा था कंपेयर टू OH, इसमें ज्यादा था कंपेयर टू CH3। याद करो, ये सब बताए थे आपको 11th में, यहाँ भी थोड़ा बता दिए थे 12 में हेलोल्किन सेलोरेंस में। तब बताओ, फेनॉल में इन्वॉल्व होगा वो OH ग्रुप, हाँ फेनॉक्साइड में इन्वॉल्व होगा वो माइनस, तब बताइए कौन ज्यादा बेटर और रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव होगा, फेनॉल या फेनॉक्साइड? फेनॉक्साइड। phenox- इसीलिए टू इंश्योर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फेनॉक्साइड इन द रिएक्शन यू हैव टू यूज द स्लाइटली बेसिक मीडियम। स्कूल के एग्जाम पूछता है ये सब कि व्हाई यू हैव टू प्रेफर द बेसिक मीडियम फॉर द कपलिंग विद द फेनॉल, तो बिकॉज फेनॉक्साइड इज मोर रिएक्टिव देन फेनॉल टुवर्ड द वीक इलेक्ट्रोफाइल। आई बात समझ में? तो बेसिक सोल्यूशन होने से क्या फायदा होगा? वही वही बता रहे हैं कि बेसिक सॉल्यूशन जब लेंगे तो आपका, देखिए यहाँ पे रिएक्शन दिखा रहा हूँ आपको, देखिए फेनॉल लिए, ये फेनॉल लिए, और इसको अगर बेसिक सॉल्यूशन दे दीजिएगा, मान लीजिए बेसिक सॉल्यूशन किसके थ्रू देंगे, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी का सॉल्यूशन है वहाँ पे, अब पीएच आपने कितना रखा वहाँ पे, बेसिक सॉल्यूशन दिए मतलब कि OH माइनस में दिखा रहा हूँ आपका, अब पीएच वहाँ पे मेंटेन करना 9 से 10, 9 से 10 ही आपको पीएच मेंटेन करना है, तो वो क्या बनेगा, फेनॉक्साइड नहीं बना देगा वो। अब ये फेनॉक्साइड पे क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा यहाँ पे डायजोनियम कैटायन, और जैसे यहाँ पे अटैक करेगा डायजोनियम कैटायन तो कंपाउंड क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा आपका ये O माइनस। अब क्या करेंगे, इसको एसिडिफिकेशन कर देंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे माइल्ड एसिडिक मीडियम में, तो ये एसिडिफिकेशन करने के बाद आ जाएगा आपका ये कंपाउंड्स, वीक एसिड लेके एसिडिफिकेशन करते हैं हम लोग, एसिडिफिकेशन थ्रू एसिटिक एसिड ले लेंगे, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो फिर रिवर्स बैक लेके चला जाएगा। तो जैसे ही करेंगे आप तो ये एसिडिफिकेशन करके आ जाएगा, इसको बोलते हैं पारा एमिनो, पारा हाइड्रोक्सी, इसको बोलते हैं पारा हाइड्रोक्सी ए जो बेंजीन। इसका कलर जो होता है, इसका कलर होता है ऑरेंज कलर टाई होता है, ये ऑरेंज, रेड ऑरेंज सॉलिड होता है, इसको बोलते हैं रेड ऑरेंज सॉलिड होता है ये।
सॉलिड। तो ये पारा हाइड्रोक्सी देखो, ये एजो डेरिवेटिव जहां भी होता है ना, ये हमेशा याद रखना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये डबल बॉन्ड। अगर ये किसी फेनाइल लिंक के साथ अगर कंजुगेशन में बेटा दे दोगे ना, तो कंपाउंड हमेशा कलर आता है। जितना भी आपका डाई इंडस्ट्री होता है, जितना भी आप डाई लेते हो, जितना भी कपड़ा पे किसी जितना भी आप करते हो कलरिंग, सब पे ये हमेशा होता है कपलिंग के थ्रू। तो आप हमेशा याद रखें, पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन क्या होता है, ये रेड ऑरेंज सॉलिड होता है। ये इसका हम लोग बेसिक ये क्या करते हैं हम लोग, डाई होता है, बेसिक सॉलिड होता है ये, और इसका रेड ऑरेंज कलर होता है ये। तो ये बनता है किससे, तो ये कपलिंग विद फेनॉल। तो फेनॉल का जब कपलिंग करेंगे डाइजोनियम कैटायन के साथ, तो ये आप टू यूज द बेसिक मीडियम, बिकॉज द बेसिक मीडियम में आपका कौन इन्वॉल्व होगा, फेनॉक्साइड। तो रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा फास्ट होगा। अगर नहीं आप इसी को लेके चलेंगे तो बहुत स्लो रेट होता है, बहुत स्लो, मतलब बहुत ज्यादा देर आपको वेट करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, so that phenol oxide should involve in the coupling reaction with the diazonium cation rather than phenol. You have to prefer the slightly basic medium. After the coupling, through the acidification, you'll get the para hydroxy azobenzene. आई बात समझ में, ये बताओ हाँ ये किसके साथ होगा, ये फेनॉल के साथ। अब देखो फेनॉल में होता है क्या, कि अब थोड़ा बेसिक एक आइडिया कह देता हूँ, देखना है यहाँ पे। ये फेनॉल में आपको अभी बताया कि फेनॉक्साइड इन्वॉल्व होता है। फेनॉक्साइड इन्वॉल्व होने पर कपलिंग का प्रोसेस क्या होता है, सुनो कपलिंग का प्रोसेस क्या होता है। ये फेनॉक्साइड हो गया ये, और ये आपका पाई बॉन्ड्स होगा। यहाँ पे देखो कि आपका डाइजोनियम कैटायन इस फॉर्म में आएगा। अब तो डाइजोनियम कैटायन अगर इस फॉर्म में आएगा, तो ये देखो ये किस तरह से ये अटैक करेगा यहाँ पे एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे वो अटैक किया पारा पोजीशन पे, क्योंकि बल्कि इलेक्ट्रोफाइल इसलिए पारा पोजीशन पे लेके जाना आप। हाँ, ऑर्थो अगर ब्लॉक, पारा अगर ब्लॉक कर दोगे, तभी आप ऑर्थो पे लेके आएंगे। अब वो रिएक्शन बहुत स्लो होता है, इसलिए कहाँ जाएगा आपका, पारा पे लेके जाना। ये क्या होगा, एच हो जाएगा, ये क्या होगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ये नाइट्रोजन हो जाएगा, ये क्या होगा, पीएच। आप बताओ तो, आप भी जानते हो क्या करेंगे, यहाँ पे एरोमेटिसिटी गेन कर लेंगे। एरोमेटिसिटी जैसे गेन करेंगे, तो देखो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा आपका इसमें O माइनस, ये कंपाउंड ये, और आपका ये डाइजोनियम कैटायन का कपलिंग का प्रोडक्ट ये। फिर क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करके प्रोडक्ट लेके चले आओ। आई बात समझ में यहाँ तक का मैकेनिज्म। 11 से ये सब रिएक्शन अपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये सिंपल है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो कर लोगे। फ्रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये आपका एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SeAr2 बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वही आपका स्लो होता है। तो ये होता है कपलिंग। तो कपलिंग किसके साथ हुआ, फेनॉल के साथ। तो फेनॉल में कौन इन्वॉल्व होगा, फेनॉक्साइड। दैट्स व्हाई you have to proceed this reaction in slightly basic solution। है बात समझ में, बताओ प्रोसेस। हाँ अब इसमें देखो एक चीज और बता देता हूँ, क्या देखो सर बताइए। सॉरी सर, एक्चुअली मतलब पहले बोले थे ना कि जो डायजोनियम में वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए कपल कर रहे हैं। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल होकर कैसे कपल करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा तभी तो कपल कर सकते हैं। वो अरे थोड़ी आपको सी। सुनिए, बता रहे हैं आपको, जैसे डाइजोनियम कैटायन लिए यहाँ पे, तो डाइजोनियम कैटायन में क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है कि नहीं, एक पोजीशन से दूसरा पे जा रहा है कि नहीं, बताओ। हाँ और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये डोनर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑर्बिट डेंसिटी कम कर देगा कि नहीं, चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का। हाँ आप पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी जैसे कम हो जाएगा, तो आप एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेंगे कि नहीं, बताइए। हाँ, वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेंगे, तो आपको जब वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो अटैक वहीं पे करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्शनली ज्यादा मिलेगा। हाँ, वीक इलेक्ट्रोफाइल करेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अगर होगा उस रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। और अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता, तो ये बेंजीन पे भी जाके अटैक कर देता।
अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता तो बेंजीन के साथ भी कपलिंग कर लेता, लेकिन बेंजीन के साथ कपलिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि ये खुद क्या है आपका वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो जिस रिंग में आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा रखोगे ना, उसी रिंग पे ये कपलिंग प्रेफर करता है। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रिंग आपको मिलेगा कहाँ पे? तो फेनॉल और एनिलीन में मिलेगा। फेनॉल का एनिलीन का डेरिवेटिव से भी मिलेगा आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसीलिए कपलिंग प्रेफर करते हैं फेनॉल एनिलीन या इसके डेरिवेटिव से। आई बात समझ में? मतलब अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल लेंगे तो कपलिंग नहीं होगा। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल लेंगे तो क्यों नहीं होगा? कपलिंग होगा ही वहां पे। लेकिन ये किसके साथ कपलिंग होता है? डायजोनियम कैटायन के साथ, इसीलिए उसी के साथ रिएक्शन पड़ रहा है। अच्छा अच्छा ओके। तो ये तो आपका डायजोनियम कपलिंग जो है, ये किसका रिएक्शन है? डायजोनियम कैटायन का। तो डायजोनियम कैटायन एक्ट एज द वीक इलेक्ट्रोफाइल, दैट्स व्हाई प्रेफर द कपलिंग विद द highly activated benzene ring that prefer the electrophilic substitution very fast. The which one derivatives of the benzene ring will prefer the reaction of electrophilic substitution very fast? Phenol, aniline. These two compounds and their derivatives highly reactive for the electrophilic substitution. आई बात समझ में? ये सब बता देते हैं। अब क्या होता है कि अगर मान लो कि आपने स्लाइटली बेसिक लिया, अगर स्ट्रांगली बेसिक लेते थे क्या होता? देखिए बेसिक सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि पीएच आप क्या कर दो, 12 से एक्सीड कर दो। अब बताओ तो 13 14 13 12 13 पीएच लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्ट्रांगली बेसिक हो जाएगा कि नहीं? वो तो स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में OH माइनस जो होगा वो इस पर अटैक कर सकता है। बताइए, जब आप स्ट्रांगली बेसिक मीडियम लेंगे तो OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो ये बेंजीन डायजोनियम कैटायन के इस पार्ट पे अटैक कर सकता है कि नहीं? OH माइनस क्यों नहीं करेगा? फिर उसी बेसिक मीडियम में क्या करेगा? वो बेसिक मीडियम आपका स्ट्रांगली है तो यहाँ पे आपका एसिडिक हाइड्रोजन है तो उसको ट्रैप कर लेगा वो। तो ट्रैप करने के बाद क्या हो जाएगा? ये पीएच हो जाएगा, ये एन, ये ऑक्सीजन। इसको डाइजोनियम डाइजोनियम इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइजोटेट एनायंस, डाई एजोटेट एनायंस या डाइजोटेट आयंस बोलते हैं इसको हम लोग। अब ये बता दो, ये किसके तरफ वर्क करता था? इलेक्ट्रोफाइल था या न्यूक्लियोफाइल की तरफ वर्क करता था? बताइए आप लोग, ये किसके तरफ वर्क करता था? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। लेकिन इन स्ट्रांगली बेसिक मीडियम due to the very high concentration of hydroxide that form the diazoic acid देता है। तो डायोजिक एसिड जो देगा ये डाइजोटेट एनायन बना देगा। अब ये डाइजोटेट एनायन जो होगा, ये डाइजोटेट एनायन में इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक फैक्टर होगा, तो इट कैन नॉट कपल्स विथ फेनॉल। क्योंकि यहाँ पे आपने कौन सा कैरेक्टर आपने लॉस कर दिया? बताइए, आपने अपना इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर लॉस कर दिया। तो आप कपलिंग कर सकते हैं फेनॉल के साथ? बताइए। नहीं। तो इसीलिए आप कभी भी क्या करना, स्ट्रांगली बेसिक नहीं लेना, स्लाइटली बेसिक लेंगे। क्योंकि आपको ये इंश्योर करना है कि फेनॉक्साइड इन्वॉल्व होना चाहिए। डाइजोटेट एनायन का या डाइजोटेट आयन का फॉर्मेशन को स्टॉप कर देंगे आप। कर लेंगे कपलिंग। और देखो, इसको बोलते हम लोग, इसको बोलते बीटा नेप्थॉल। क्या बोलते हैं इसको? बताइए। नेप्थॉल। बताओ, ये भी तो फेनॉल का डेरिवेटिव, फेनॉल के जैसा है कि नहीं है? बताओ आप लोग। बताओ, इसका पारा पोजीशन तो ब्लॉक है, पारा पोजीशन पे तो अटैक नहीं करेगा, तो एक ही तो बचता, और तो पोजीशन ही बचता ना आपका। तो इसमें भी क्या करेंगे? डायजोनियम कैटायन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन आप पीएच कितना रखेंगे? 9 to 10।
तो बताओ स्लाइटली एसिडिक या स्लाइटली बेसिक लिए? स्लाइटली बेसिक सॉल्यूशन लिए, आपका कंपाउंड क्या बनेगा? देखो ये कंपाउंड बनेगा, देखो ये OH, ये पहले तो बनेगा यहाँ पे बेस, और फिर ये क्या हो जाएगा? कपलिंग का रिप्रोडक्ट बना। और फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे? एसिटिक एसिड लेके एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, तो उसीलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए ऐसे करके दे देगा आपको। तो बता दो उसके एसिडिफिकेशन करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में आ जाएगा कि नहीं? वो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये देखो। आप बताओ ये जो कंपाउंड्स होगा उसका कलर होगा कि नहीं कुछ? तो रेड कलर होता है इसका। तो बीटा नेप्थॉल जो होता है, ये टेस्ट होता है नेप्थॉल, ये टेस्ट होता है आपका डाइजोनियम कैटायंस का। ये टेस्ट क्या होता है? सुनो, देगा एक कंपाउंड दे देगा और उस पर नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाएगा। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाने के बाद बी नेप्थॉल के साथ ट्रीटमेंट करवाएगा बेसिक मीडियम में। दैट गिव द रेड सॉलिड, रेड प्रेसिपिटेट देगा रेड सॉलिड। तो पकड़ लो वहां पे जो कंपाउंड लिया आपने, डाइजोनियम कैटायन लिया। और डाइजोनियम कैटायन लाने के लिए क्या चाहिए? एनिलीन। तो एनिलीन पे सारा रिएक्शन ये करवा के आपसे पूछेगा, दिखा दूंगा क्वेश्चन। तो आप हमेशा याद रखिएगा बीटा नेप्थॉल very important compounds to identify the presence of amino group. लिख दो इसको, टेस्ट के लिए होता है ये रिएक्शन के लिए। एनिलीन का टेस्ट चाहिए, डाइजेशन फॉलोड बाय कपलिंग विथ बीटा नेप्थॉल। ये रिएजेंट्स होता है, ये रिएजेंट्स टेस्टिंग के लिए रिएजेंट जो लेते हैं यही है आपका, याद रखोगे? चलो अब आइए कपलिंग विथ सर मतलब एनिलीन। डाइजेशन के लिए नॉर्मली पैरा डाइटिंग होते हैं, अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक होगा तो ऑर्थो पैरा। किसके? नहीं नहीं, एक एक मिनट रुकिए, इस पे बताने दीजिए। आप एक काम करेंगे, यहाँ पे बीटा नेप्थॉल जो था ये ग्रुप था, इसी के रिस्पेक्ट में आएगा, तो ये इसका ऑर्थो पोजीशन हो गया। और ये पोजीशन क्या हो गया? पारा। तो पारा तो ऑलरेडी ब्लॉक है आपका, तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये बेंजीलिन का डोनर आपके जहाँ इफेक्टिव होगा, इसलिए इस पोर्ट पे ज्यादा रिएक्ट करेगा वो। अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक नहीं होता तो पैरा पे ही जाता। हाँ, अगर पारा नहीं ब्लॉक होता तो पारा पे चले जाइएगा। चलिए कपलिंग विथ फेनॉल जब जाएंगे, एनिलीन में जब जाएंगे, तो एनिलीन जो होगा इट इज कैरी डॉट, एनिलीन के साथ इट इज कैरी डॉट in slightly acidic solution। तो pH लेंगे यहाँ पे 3 to 5 to avoid the chance of N coupling। कपलिंग के थ्रू किसका कपलिंग का? कपलिंग जो होता है वो किसका होता है? कार्बन नाइट्रोजन का कपलिंग होता है। क्यों कार्बन नाइट्रोजन का कपलिंग बोलते हैं? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कपलिंग के लिए रिएजेंट लिए वो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग। तो आपको करना है कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग, आपको कौन सा कपलिंग अवॉइड करना है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन कपलिंग को अवॉइड करना है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन कपलिंग अवॉइड करने के लिए आप क्या लेंगे यहाँ पे? देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन कपलिंग को अवॉइड करने के लिए आप क्या लेंगे? Slightly acidic. एसिडिक मीडियम। क्यों लेंगे, कैसे होगा, सब बताएंगे आपको, पहले रिएक्शन देखिए। आपके पास ये है एनिलीन। अब बेटा कंडीशन याद रखो, उसी से पकड़ लोगे क्या होता है। मैकेनिज्म याद रहे, ठीक है? नहीं याद रहे कोई बात नहीं, कंडीशन याद रखो। देखो इसको रिएक्शन करवाएंगे लोग pH N2+ से, स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेंगे तो pH लेंगे यहाँ पे मेंटेन करेंगे 4 to
कितना ले 3 to 5 होता है, कहीं 4 to 5 भी लिख देता है, एनसीईआरटी 4 to 5 लिखा है। स्लाइटली एसिडिक मीडियम में ये कंपाउंड क्या बनाएगा देखो, ये NH2, ये नाइट्रोजन, ये कंपाउंड बनाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पारा एमिनो एजो बेंजीन। इसका कलर जो होता है येलो कलर का डाई होता है। अगर येलो कलर का सॉलिड अगर बना देगा तो समझ लो एनिलीन के साथ कपलिंग है। ऑरेंज रेड बनाएगा तो समझ लो कपलिंग है किसके साथ, फेनॉल के साथ। यही पॉइंट होता है जहां से दोनों को डिस्टिंग्विश कर देते हैं हम लोग। बेसिक मीडियम में करवाएंगे तो समझ लो कपलिंग फेनॉल के साथ है। एसिडिक मीडियम अगर कपलिंग करवाएंगे तो समझ लो एनिलीन के साथ है। अब बताओ यहाँ पे किसके साथ कपलिंग करवाई, कौन सा बॉन्ड आपने बनाया, कार्बन नाइट्रोजन, इसीलिए बोलते हैं उसको कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग। आपको अवॉइड करना है किसको, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कपलिंग। तो देखो इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझो तो समझ में आ जाएगा, देखो क्या होता है ये मैकेनिज्म। एंड ये जो होता है आपका डायजोनियम कैटायन, ये क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इसको वीक इलेक्ट्रोफाइल होने के चलते क्या होता है सुनो, वीक इलेक्ट्रोफाइल के चलते ये क्या करेगा, इसको देखा नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है और मैं खुद वीक इलेक्ट्रोफाइल हूँ। तो बेटा एक काम करो, बहुत जोर से आपको भूख लगा रहेगा, तो आप कभी सेलेक्टिव हो पाएंगे क्या, खाना जो मिला खा लोगे, खाते हो कि नहीं अक्सर बताओ आप लोग। आप जैसे हाँ देखते हो जैसे स्कूल से आते हैं, बहुत आपको भूख लगा रहता है तो फ्रिज देखते हैं, फ्रिज में जो भी रखा रहता है, ये थोड़े देखते हैं कि हम लोग की हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, क्या खाना चाहिए, किसका टेस्ट कैसा है, कुछ नहीं, जो मिला उसको खा लो। वैसे क्या होता है, इसको इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का भूख है, इसको इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का भूख है कि ये नहीं देखेगा कि बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा कि वीक बनेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उसी पे अटैक कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगा कि नहीं नाइट्रोजन पे, पिंगले सेलेक्ट, बताओ। देखो फिर से, जिस रेट से ये यहाँ पे अटैक करेगा उस रेट से ये कार्बन पे अटैक नहीं कर पाता, मतलब ये थोड़ा स्लो हो जाता है, ये फास्ट होता है। मतलब क्या प्रेफर कर रहा है ये, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कपलिंग या कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग। नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो इसीलिए क्या होता है कि इसमें ये आपका थोड़ा फास्ट हो जाता है। अब फास्ट होने से ये बन जाता है आपका नाइट्रोजन, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लिया मैंने और ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन का कपलिंग बन गया। लेकिन इसको क्या करेंगे, थोड़ा HCl दे दो, फ्यू ड्रॉप ऑफ HCl दे दो। HCl क्या करेगा, देखो HCl जैसे जाएगा तो फिर क्या करेगा, एसिडिक मीडियम देंगे तो क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो प्रोटोनेशन हो गया, यहाँ से ये प्लस आ गया और ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये आपका पीएच, ये प्रोटोनेशन हो गया। आप बोलेगा यहाँ से भागो आप, रहने ही नहीं देगा, उसको वार्म किया जाता है। वार्म विथ किसके साथ वार्म करते हैं हम लोग, HCl के साथ वार्म करते रहते हैं। तो वो रहने नहीं देगा, वो बोलेगा उस पर प्रोटोनेशन करके भाग यहाँ से। जैसे वो आया था बॉन्ड बनाने नाइट्रोजन के साथ, बिंग क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाता था, बॉन्ड स्ट्रांग होता नहीं है, इसलिए जैसे HCl के साथ वार्म करेंगे प्रोटोनेशन कर, उसको धक्का मार के भगा देगा वहां से। तो जैसे धक्का मार के भगा देगा तो देखो ये क्या करेगा, ये एनिलीन NH2 आ गया। अब खुद से सोचो, अगर ये फिर इस पर अटैक करेगा तो फिर HCl के साथ वार्म करो, फिर उसको धक्का मार के भगा देगा। अब बताओ इसके पास ऑप्शन क्या बचा यहाँ पे अटैक करने का, बताइए आप लोग। क्योंकि नाइट्रोजन पे अटैक करेगा तो फिर HCl धक्का मार के भाग यहाँ से। तो बता दो, जब हाई HCl अलाउ ही नहीं करेगा उसको, तो उसको कहाँ पे चांस मिल रहा है अटैक करने का, कार्बन। कार्बन पे। इसीलिए कार्बन पे जो अटैक करता है, तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, मतलब कुछ ऐसा स्टोरी होगा। अब देखो यहाँ पे NH2 रहेगा ये, और NH2 पे ये कार्बन अटैक किया यहाँ पे, तो देखो क्या कार्बन कर रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग हो रहा है कि नहीं यहाँ से।
ये होता है कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग। कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग समझ में आया आपको? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। एक मिनट तक से रुको। देखिए, चलो देखो, ये समझ में आपको क्या होगा यहाँ पे? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पारा एमिनो एजो बेंजीन। ये येलो कलर का डाई होता है ये। सर चलो समझ, नहीं ये समझ में आया कपलिंग कहाँ पे होगा। तो आप बताइए कि अब यहाँ पे क्या हुआ था, बताओ यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे हुआ था नाइट्रोजन, यहाँ पे होता नाइट्रोजन नाइट्रोजन कपलिंग हो गया था। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन कपलिंग को हटाने के लिए आपने किसके साथ फॉर्म किया उसको? HCl से। मेरे को पता है कि HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एसिडिक मीडियम होता है, लेकिन आपको पता है ना कि फ्यू ड्रॉप देंगे, बहुत ज्यादा सॉल्यूशन रहेगा वहां पे, फ्यू ड्रॉप एक्वस देंगे तो फिर क्या होगा, ज्यादा पीएच तो नहीं कर पाएगा वो। चलो समझ में आया ये कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग, कार्बन नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन कपलिंग। तब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या देगा आपको, ये अगर पूछेगा कि इन स्ट्रॉन्गर एसिडिक मीडियम अगर लेते, अगर आप स्ट्रॉन्गर एसिडिक सॉल्यूशन लेंगे, पीएच अगर अगर लेस देन 3 होगा, तो देखो क्या हो जाएगा। और तो स्ट्रॉन्गर एसिडिक मीडियम लेंगे तो इस पे प्रोटोनेशन हो जाएगा कि नहीं, एनिलीन पे? ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि डोनेटिंग ग्रुप है? बस इतना ही याद है। In a stronger acidic medium, aniline get protonated. After getting protonation, that form the NH3 plus. NH3 plus जैसे बनाएगा stronger acidic medium में, तो वो आपका क्या होगा, कपलिंग आपका स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि एनिलीन रहा ही नहीं, आपका एनिलीन कन्वर्ट कर गया एनिलीनियम आयन में ड्यू टू द प्रोटोनेशन। तो आप रिएक्शन करवा ही नहीं पाओगे। इसीलिए आपको हमेशा क्या करना, हमेशा कपलिंग करवाना होगा स्लाइटली एसिडिक में। आई बात समझ में? तो आप किस में करोगे, एनिलीन के साथ स्लाइटली एसिडिक मीडियम में या स्ट्रॉन्गर एसिडिक मीडियम में? स्लाइटली ऐसे। क्योंकि प्रोटोनेशन को अवॉइड करना है, इसलिए क्या होता है, डाइजोटाइजेशन होता है स्ट्रॉन्गर एसिडिक मीडियम में, कपलिंग होता है स्लाइटली एसिडिक मीडियम में। डाइजोटाइजेशन का पर्पस होता है कि कपलिंग को अवॉइड करना, तो कपलिंग को अवॉइड करने के लिए स्ट्रॉन्गर एसिडिक मीडियम लेंगे, और स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेंगे तो कपलिंग हो जाएगा। चलो कपलिंग समझ में आ गया आपको? और देखो सर बताइए। मैकेनिज्म समझ में आ गया, लेकिन कपलिंग का टेक्निक समझ में आ रहा है। मतलब अगर क्वेश्चन देगा तो जस्ट पहला पोजीशन पे वो डायजोनियम आयन लगा देंगे। अरे रेजोनेंस के थ्रू तो आपको बताए थे, यहाँ देखो फेनॉल के साथ दिखाई दिए तो वैसे ही रिएक्शन होगा। देखो यहाँ तो बता ही दिया आपको, देखिए। हाँ मतलब जस्ट पहला पोजीशन पे वो डायजोनियम आयन लगा देंगे।
आप पारा पोजीशन ब्लॉक कीजिए तो बहुत रिएक्शन स्लो हो जाएगा, पूरा ऑर्थो पे जाएगा लेकिन बहुत स्लो जाएगा। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने पारा को ब्लॉक कर दिए तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल विल अप्रोच टुवर्ड द ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो का रेट इतना बल्कि इलेक्ट्रोफाइल है कि ऑर्थो का रेट बहुत स्लो हो जाता है, बहुत स्लो होता है ऑर्थो का रेट। ऑर्थो का रेट बहुत स्लो होता है, पारा का रेट बहुत फास्ट होता है, इसलिए पारा को ब्लॉक करोगे तो ऑर्थो बहुत स्लो हो जाएगा, इसलिए ऑर्थो बहुत स्लो होता है। आई बात समझ में? तो वही टेक्निक आप यूज करो मैकेनिक, यहाँ भी वो पारा पोजीशन पे कैसे आएगा देख लो आप यहाँ पे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर इधर से जाएगा इधर से जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक करेगा, फिर एरोमेटिक सिटी गेन कर लो आप। और देखो एक और, देखो ये एन डाइमिथाइल एनिलीन है, ये बताओ ये कपलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं, ये बताओ। ये एन डाइमिथाइल एनिलीन है, ये कपलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं? आपको पता है ना एनिलीन से ज्यादा बेसिक है, तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगा रिंग पे। देखो N2+ यहाँ पे सल्फोनिक एसिड लिए, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेंगे, पीएच कितना रखेंगे आप यहाँ पे 3 to 5, एनसीईआरटी दिया 4 to 5। देखो कपलिंग कहाँ पे होगा, ये कपलिंग करेगा इस पोजीशन से कहाँ पे, पारा पे। ऑर्थो पे तो बहुत स्लो होता है, मैं इतना बल्कि इलेक्ट्रोफाइल होगा ऑर्थो पे तो बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत स्लो रिएक्शन होता है, इसीलिए पारा पे बहुत फास्ट होता है। देखो क्या हो जाएगा इसका, देखो ये एच आ जाएगा ये इधर, नो यस, इधर आपका क्या हो जाएगा नाइट्रोजन, ये क्या होगा आपका मेथाइल, और ये होगा आपका मेथाइल। बेटा ये जो देखते हो ना ये पार्ट, इसको क्या बोलते हैं पता है आपको, मेथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर होता है यही है मेथाइल ऑरेंज। येलो इस ऑरेंज इसका कलर होता है, ये इंडिकेटर होता है। नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है किस तरह के कंपाउंड के साथ कपलिंग करवाया था सीधा, बताओ शायद कर लोगे ये कपलिंग। यस। ये रिएक्शन था कपलिंग किसके साथ होता था, क्यों होता था, क्या कंडीशन होना चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया आपको कपलिंग का। अब कपलिंग पे क्वेश्चन रिएक्शन आप याद रखो, क्वेश्चन बताता हूँ आपको। देखो एक क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे, देखो एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, देखना यहाँ पे, देखो देखो ये कपलिंग पे बेस्ड है कि नहीं, देख लो आप। हाँ सर, वही बीटा नैप्थॉल ये सब भी। और ये कहाँ पे पूछा था याद है आपको, ये पूछा था 2020 में आईआईटी में पूछा था, ये जेई एडवांस में। तो उसको एसिटिक एनहाइड्राइड क्यों ले रहा है? एसिडिक एनाइड कहाँ पे, ये जो लिए हाँ सर। वो तो एसिडिफिकेशन के लिए लेते हैं हम लोग, क्योंकि फेनॉक्साइड बेसिक मीडियम में फेनॉक्साइड बना देगा ना यहाँ पे, और माइनस आ जाएगा ना, अच्छा अच्छा, तो उसको हाँ कैसे हाँ। लेंगे, एसिडिफिकेशन के थ्रू लेंगे हम लोग। अच्छा अच्छा, ठीक है। आई बात समझ में? और ये तो पता है आपको कि जब आपके पास जाएंगे तो वहां से क्या होगा, रिएक्शन होगा आपका। और ये भी पता है आपको, ये देखो ये वाटर लिया, अगर यहीं पे S+ दे देता ना, ये देखो अक्षता है, अगर यहीं पे S+ अगर दे देता है एसिटिक एसिड के साथ, तो फिर OH के साथ क्या हो जाता बता दो, एस्टरिफिकेशन। लेकिन होगा नहीं यहाँ पे क्योंकि H+ लिया नहीं है आपने, तो एस्टरिफिकेशन नहीं करवाएंगे। अब उसका कैलकुलेशन पूछ दिया, देखो कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ P2Q, बोल रहे कि अबोरेलियल कितना आपका 75% है, Q ऑब्टेन फ्रॉम, देखो Q जो लिया P से, P कितना ml लिया 9.3 ml, डेंसिटी कितना दिया आपका 1 ग्राम पर ml, तो 9.3 ml है डेंसिटी, अगर 1 ग्राम होगा इसका मतलब 9.3 ग्राम ले रहे हो इसका।
वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, तो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। 9.3 ग्राम होगा तो एनिलीन का मोलर मास जाओगे तो वो भी फाइंड करोगे, 93 आएगा तो 0.1 मोल आप ले रहे हो एनिलीन। आप बताओ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन पे जाएंगे तो 0.1 मोल एनिलीन लेंगे, तो उससे जो प्रोडक्ट आएगा कपलिंग का वो भी 0.1 मोल आएगा कि नहीं। अरे कोई लिमिटिंग फिमिटिंग है ही नहीं, 1 मोल इसका लेंगे तो आगे भी कपलिंग के थ्रू 1 मोल बनेगा। देखो डाइजोटाइजेशन करोगे इसका तो 1 मोल डाइजोनियम कैटायन्स आएगा, फिर कपलिंग करोगे तो 1 मोल आपका प्रोडक्ट आएगा। 1 मोल प्रोडक्ट जो आएगा उसमें कौन सा प्रोडक्ट होगा वो भी पता है आपको। 1 मोल में बोल रहा है कि आप थ्योरेटिकली बोल रहे हैं कि 0.1 मोल आना चाहिए, लेकिन उसका 0.75 लेंगे क्योंकि उससे 25% यील्ड दिया आपका। आज जो प्रोडक्ट आएगा फाइनल प्रोडक्ट उसका मोलर मास से अगर 0.1 इंटू 0.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसका मोलर मास से, तो अमाउंट कितना आएगा, क्यू का नहीं फाइंड कर लेंगे। बताओ अक्षता। हाँ सर। आई बात समझ में, तो क्वेश्चन तो बहुत टफ नहीं था, वो थोड़ा रिएक्शन पता होना चाहिए आपका। नीट का क्वेश्चन जैसे बताया एग्जाम्पल से वैसे नीट का क्वेश्चन था। जे मेन में वैसे क्वेश्चन पूछता, जे एडवांस में कैलकुलेशन पूछता, तो देखो क्वेश्चन मैंने दिखा दिया आपको। अब वही अब लिखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिलीन। सबसे पहले लिखेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करने के लिए क्या लेंगे आप, तो पता है आपको नाइट्रेशन करने के लिए आपको लेना पड़ेगा कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे। देखो क्या होता है, जैसे ही एनिलीन है NH2, तो NH2 स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है कि मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। आप थोड़ा लॉजिकली सोचो कि बेंजीन रिंग में तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा और कंसंट्रेटेड HNO3 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इवन डाइल्यूट HNO3 लोगे ना तो वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है। तो देखो क्या होगा, एनिलीन के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे, आप HNO3 लिए यहाँ पे, तो देखो क्या हो जाएगा। फेनॉल पे लिए थे कंसंट्रेशन HNO3 थे, क्या बनाए थे, पिक्रिक एसिड बनाए थे कि नहीं आपका, याद करो। फेनॉल पे जब आपने कंसंट्रेटेड HNO3 लिया था तो पिक्रिक एसिड बना था। एनिलीन पे जब कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे तो पिक्रिक पिक्रिक टाइप का नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो क्या बनेगा, यहाँ पे मेनली ये ऑक्सीडाइज होता है पारा बेंजोक्विनोन में, ये मेजर होता है ये। इसके अलावा ऑक्सीडाइज होता है इसका पारा नाइट्रो डेरिवेटिव्स में भी। तो पारा नाइट्रो डेरिवेटिव्स में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, सुनो। ये NH2 रहेगा, ये NO2 रहेगा। फिर यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या होगा, NH2 रहेगा, ये आपका NO2 रहेगा। एक रहेगा देखना यहाँ पे NH2 रहेगा और NO2 लेंगे, तो NO2 यहाँ पे कहाँ देखे चेक करो, NO2। बता दो इसमें 3 नाइट्रो डेरिवेटिव सही है। ये तीनों का तीनों नाइट्रो डेरिवेटिव जो होता है वो माइनर होता है। तो मेनली एनिलीन आपका कहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ, पारा बेंजोक्विनोन में, इसको बोलते हैं पारा बेंजोक्विनोन, क्विनोन, या शॉर्ट में बोला जाता है इसका क्विनोन।
क्यूनॉन। तो आपका जब एनसीईआरटी पढ़ोगे या कहीं बुक पढ़ोगे ना, तो ये सब जनरली पाराबेंजोक्विनोन को नहीं लिखता, नहीं मेंशन करता। लेकिन होता क्या कि पाराबेंजोक्विनोन तो आएगा, बिसाइड द पाराबेंजोक्विनोन यू विल गेट द नाइट्रो डेरिवेटिव। एनसीईआरटी में लिखा है कि एनिलीन व्हेनेवर आफ्टर नाइट्रेशन विद द कंसंट्रेटेड HNO3 aniline get oxidized, besides the oxidized product it also gives the para-nitro derivatives। ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट था पाराबेंजोक्विनोन। अब पारानाइट्रो क्या हो जाएगा, तो पारानाइट्रो में देखो क्या डिफरेंस होता है। ये होता है आपका 50, देखो ये होता है आपका 51%, ये होता है 47%, ये होता है आपका 2%। अब बिलीव नहीं करोगे, शायद ये डिस्ट्रीब्यूशन जेई मेन में पूछा था कि कौन कितना परसेंट होता है। तो ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा आपको। जेई मेन में पूछा, नीट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि पारा डेरिवेटिव कितना होता है, पारा नाइट्रो एनिलीन कितना होता है आपका 51%, 47% होता है मेटा नाइट्रो, और 2.1% होता है, किस 2% किसका होता है बताइए, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। याद रखोगे, स्टेटमेंट लिख दो इसको, ऑक्सीडाइज रेडियस फॉर्म का क्या था। देखिए due to presence of more electron density, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है आपका, in the benzene ring, it is oxidized to, it is mainly oxidized to paraquinone and also gives some nitro derivative of aniline। डेरिवेटिव्स तो नाइट्रो डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा, मेजर या माइनर, और उसके अलावा जो माइनर में होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा 51 से 47 और 2% है। मेजर आपका होगा पाराबेंजोक्विनोन। तो आप खुद से सोचो कि एनिलीन पे जब नाइट्रेशन किए तो बहुत सारा आपको देखा, मेजर तो ये आ गया, तो नाइट्रेशन आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब बताइए नाइट्रेशन सक्सेसफुल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसका जो एक्टिवेटिंग नेचर है, जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दे देता है, जिसके चलते क्या होगा, ऑक्सीडाइज हुआ, तो इसके एक्टिवेटिंग नेचर को रिड्यूस करना है। तो बेटा बता दो एक्टिवेटिंग नेचर को कैसे आप रिड्यूस करोगे, तो इसका एसिटाइलेशन के थ्रू। क्योंकि इसका जब एमाइड डेरिवेटिव ले लेंगे, ये तो एनिलीन है, एनिलीन का जब एमाइड डेरिवेटिव लोगे एसिटाइलेशन के थ्रू, तो एमाइड डेरिवेटिव क्या होता है, मोडलिटी एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, देन एनिलीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज टू द पाराबेंजोक्विनोन। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे आपको बोलेगा, यहाँ पे ये बोलेगा कि आपने देखा है कि मेटा नाइट्रो डेरिवेटिव कितना था आपका 47%। इसका रीजन पूछेगा स्कूल के एग्जाम में, तो सीधा बोलोगे, देखो क्या हो जाएगा रीजन। इन एसिडिक मीडियम में NH2 क्या होगा, प्रोटोनेटेड होगा। प्रोटोनेटेड करने के बाद जो आपका NH3+ बनेगा वो क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा इसीलिए मेटा प्रोडक्ट आया। आई बात समझ में। NH2 तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो फिर मेटा डायरेक्टिंग क्यों हो गया, तो समझ में आ गया क्यों होता है, प्रोटोनेशन के थ्रू। तो आपसे पूछेगा कि why the aniline will give the metal nitro derivative 47% through the nitration, they याद रखना due to the protonation of NH2 group। यहाँ तक अगर नहीं समझ में आया, आप देखो क्या बोलते हैं हम लोग।
बिफोर नाइट्रेशन ये सब सीक्वेंस याद रखना। बिफोर नाइट्रेशन aniline must be acetylated to reduce activating nature of NH2 group। तो समझ में एसिटाइल, देखो आपको क्या करना था, एक्टिवेटिंग नेचर जो NH2 का ग्रुप था, जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग था, उसको मॉडरेटली एक्टिवेटिंग में लाना है। अगर आप उसका एक्टिवेटिंग नेचर को रिड्यूस कर दोगे तो आपका ऑक्सीडाइज का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो बेटा बताओ किसके थ्रू करेंगे वो? एसिटाइल एसिटाइलेशन के थ्रू। तो एसिटाइलेशन करने के लिए क्या लेते हैं, एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड। एनाइड्राइड। तो वही लेके हम लोग नाइट्रेशन करेंगे। इसलिए सीक्वेंस पूछेगा तो क्या सीक्वेंस होगा, देखो मेडिकल के एग्जाम में, नीट के हर एग्जाम में पूछा हुआ है सीक्वेंस, जेईई मेन में पूछता है क्या करेंगे। देखो ये NH2 ग्रुप है, आप पहले बिफोर नाइट्रेशन एसिटाइलेशन करो। तो एसिटाइलेशन के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो एसिटिक एनहाइड्राइड लो या एसिटाइल क्लोराइड लो pyridine के प्रेजेंस में। ये बनेगा क्या आपका, ये बनेगा आपका एसिटिनलाइट्स। बताए थे एसिटाइलेशन, याद करो। आप बताइए ये जो ग्रुप होगा ये स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटिंग होगा कि मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होगा ये ग्रुप? तो मॉडरेटली एक्टिव। यस, ये होगा आपका मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग? ऑर्थोपैथ। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये सब बताए थे ना आपको। देखो आप बता दो, आप जो नाइट्रेशन करेंगे यहाँ पे, नाइट्रेशन वो कहाँ पे आएगा? तो पैरा पे। पैरा पे। तो पैरा पे कर दीजिए उसको। ऑर्थो पे भी आएगा, पैरा पे आएगा, मेजर कौन आएगा? पैरा। ये हो जाएगा मेजर। माइनर कौन हो जाएगा? ये होता है 87%। तो देखो तो मेजर कौन हो गया उसका, पैरा डेरिवेटिव या ऑर्थो डेरिवेटिव? अब इसको क्या करो, एसिडिफिकेशन कर दो। तो सर बेटा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एमाइड का हाइड्रोलाइसिस होता है कि नहीं, ये बताओ। एसिडिक के बेसिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस होगा कि नहीं एमाइड का? देखो बता रहा आपको, OH माइनस ले लो, इसका मतलब होता है हाइड्रोलाइसिस, बेसिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो एमाइड का हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है आपका, एमीन्स बनता है कि नहीं? हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा आपका। देखो ये क्या हो जाएगा, ये NH2 फिर आ गया आपका, और ये हो जाएगा आपका NO2। ये जो पारा नाइट्रो एनिलीन बनाया ये किसके थ्रू बनाया आपने? पारा नाइट्रो एनिलीन। ये जो सक्सेसफुल हो गया पारा नाइट्रो एनिलीन एज ए मेजर प्रोडक्ट, 97% ये प्रोडक्ट आता है आपका ओवरऑल। ये जो मेजर प्रोडक्ट आपने बनाया बेटा ये किसके थ्रू, एसिटाइलेशन के थ्रू। पारा नाइट्रो एनिलीन याद रखोगे। बताइए समझ में आया कैसे करेंगे एसिटाइलेशन? यस। रूट याद रखो कैसे करेंगे। आपको नाइट्रेशन करना है तो एसिटाइलेशन के थ्रू, डायरेक्ट नाइट्रेशन नॉट अलाउड। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और नाइट्रो डेरिवेटिव में मेटा भी आ जाएगा आपको 47%। इसीलिए अवॉइड करना डायरेक्ट नाइट्रेशन। नाइट्रेशन थ्रू एसिटाइलेशन। आफ्टर एसिटाइलेशन, बिफोर एसिटाइलेशन नाइट्रोजन नॉट वैलिड, नहीं है आपका। फिर देखो सर बताइए। सर मतलब अगर ऐसा रेटिंग एजेंट के साथ पाइरीडीन लूंगा तो पिनाइलिन के साथ 700 एटम ऐड है उसके साथ होगा, लेकिन अगर लुइस एसिड लूंगा तो डायरेक्टली बेंजीन के साथ हो जाएगा।
अरे ये सब बता दिए थे आपको। एसिटाइलेशन अपने आपका 12 में आपको 2 बार पढ़ा चुका हूँ कि एसिटाइलेशन जो होता है उसके लिए एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड लेते हैं और एसिड क्लोराइड लेते हैं। pyridine लो या नहीं भी लेंगे तभी भी रिएक्शन होगा, लेकिन वो थोड़ा स्लो होता है। क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो इसको थोड़ा एक्सेस रखना पड़ेगा। इसको एक्सेस क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि ये एसिटाइल ग्रुप इस पे ऐड करेगा। आप डीप्रोटोनेशन के लिए आपका यही एक जाके डीप्रोटोनेट करके अपना भाग जाएगा। तो इसको अगर एक्सेस लेंगे तो pyridine हटा दीजिए, नहीं pyridine लेंगे तो इसको लिमिटेड रखिए, कोई दिक्कत नहीं। मैकेनिज्म मैंने बताया था, एसाइल सब्स्टिट्यूशन, एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो मैकेनिज्म जाके, मैं 2 बार 12 में पढ़ा चुका ये। एक बार फेनॉल के चैप्टर में जब आपको अल्कोहल फेनॉल पढ़ाए थे, एक बार यहाँ पे, एक बार इसी एमीन्स के चैप्टर में 2 बार पढ़ा चुका एसिटाइलेशन। अब जाके देखो वहाँ पे पूरा एसिटाइलेशन का पूरा मैं डिटेल में बता चुका था आपको। चलिए, तो ये समझ में आया कि रूट क्या होता है आपका एसिड, ये नाइट्रेशन का। दूसरा याद रखो, दूसरा दूसरा होता है आपका हेलोजनेशन। देखो, फेनॉल पे जब हेलोजनेशन किए थे तो क्या बना था आपका, याद होगा। इस पे भी क्या करेंगे, Br2 वाटर अगर ले लेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, लुईस एसिड लो या नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये NH2 बनेगा, ये Br बनेगा, ये Br बनेगा और ये Br बनेगा। ये बना 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये होता है आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट। याद करो, सेम रिएक्शन आपने देखा था फेनॉल में। फेनॉल को भी अगर Br2 वाटर लेते ब्रोमीन वाटर से तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फेनॉल बन जाता था। फिर आपने वहां पे मोनो हेलोजनेशन के लिए क्या लाया था, CH2 लाए थे कि नहीं, याद करो। बताओ CH2 से क्या बनेगा आपका, मोनो डेरिवेटिव या पॉली हेलोजनेशन का चांस होगा। लो टेम्परेचर पे करवाएंगे, क्या बनेगा बताइए। इस पे सॉल्वेंट भी अगर चेंज करोगे ना बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, 2,4,6 ही बना देता। मतलब आपके लिए चैलेंज है मोनो सब्स्टिट्यूशन करवाना। तो फिर क्या करेंगे, ये रिएक्शन हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो क्योंकि इसका एक्टिवेटिंग नेचर था। आप फिर इसके एक्टिवेशन नेचर को रिड्यूस कर दो, किसके थ्रू, एसिटाइलेशन के थ्रू। फिर आप हेलोजनेशन करो, फिर मिलेगा आपको ऑर्थोन पारा पोजिशन पे आएगा, मेजर आएगा पारा पे, फिर आप एसिडिफिकेशन या बेसिक हाइड्रोलाइसिस के थ्रू आप गेन कर लो। तो बता दो, फेनॉल पे जब आप करते थे रिएक्शन सब, तो वहाँ पे एसिटाइलेशन का जरूरत नहीं होता था। वहाँ पे Br2 CH2 एट द लो टेम्परेचर, टेम्परेचर शुड बी लेस देन द 505 डिग्री सेल्सियस, तो आपका मिल गया था। लेकिन एनिलीन के केस में जाएंगे तो आपको जब भी करेंगे हेलोजनेशन तो थ्रू एसिटाइलेशन। है ये बात समझ में। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मोनोब्रोमिनेशन मतलब एक ही ब्रोमीन देंगे, मस्ट बी एसिटाइलेटेड to reduce activating nature of NH2 group। तो बताओ तो, आप NH2 के एक्टिवेटिंग नेचर को कंट्रोल करते हैं उसको एमाइड के डेरिवेटिव में कन्वर्ट करके। और एमाइड के डेरिवेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपके ऑप्शन होता है एसिटाइलेशन। तो रूट क्या होगा सुनो, जैसे NH2 होगा, आप एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसका, तो बेटा बता दो क्या होगा, एसिटिलाइट बनेगा कि नहीं आपका ये। फिर इस पे क्या करो, हेलोजनेशन कर दो। हेलोजनेशन किससे करेंगे, तो Br2 लिए एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में। तो आपका क्या हो जाएगा, मेजर कौन होगा, ऑर्थो डेरिवेटिव या पैरा डेरिवेटिव्स।
अरे आपको भी पता है ये बहुत बल्कि ग्रुप है, ये पारा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पे बहुत लेस होगा, पारा पोजीशन मेनली एक्टिवेटेड होता है, इसलिए पारा डेरिवेटिव सी आएगा आपका। अब देखो अब क्या करेंगे, अब बेसिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हटा दो उसको वहां से एमाइड को, ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना है या बेसिक जो भी करना है कीजिए अब। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी आर, यहाँ पे हो जाएगा आपका NH2, ये होता है आपका मेजर, और तो क्या हो जाएगा माइनर। समझ में आया आपको? आप हमेशा देखना है एनिलीन पे हेलोजेनेशन, ब्रोमिनेशन, हेलोजेनेशन मीन्स मोनो हेलोजेनेशन, और नाइट्रेशन आफ्टर acetylation, before acetylation chance of polysubstitution, chance of oxidation। कर लेंगे, याद रखेंगे ये सब रिएक्शन, बताओ। यस। फिर थर्ड रिएक्शन में बता रहा हूँ आपको, एक थर्ड रिएक्शन और बता रहा हूँ, ये सल्फोनेशन। अब बताइए सल्फोनेशन किसके थ्रू करेंगे, कंसंट्रेट फ्यूमिंग H2SO4 से। तो सल्फोनेशन जब करते थे देखो क्या होता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, लिखा दूंगा क्वेश्चन, पहले सुनो क्या होता है ये। बेटा आप यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो या फ्यूमिंग H2SO4 ले लो, वो आप पे डिपेंड है। H2SO4 आप फ्यूमिंग ले लो, फ्यूमिंग H2SO4 लेंगे। आपको भी पता है ये कि जैसे इस पे जाएगा तो एनिलीनियम बाइसल्फेट बना देगा कि नहीं, एसिड बेस का रिएक्शन होगा कि नहीं, बताओ। अरे बेटा एक एसिड ले लो एक बेस ले लो, कहाँ से पहले तो एसिड बेस का रिएक्शन होगा। एनिलीनियम बाई सल्फेट, अब इसी एनिलीनियम बाइसल्फेट को अगर 180 से लेके 200 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप इसको हीट करोगे तो रीअरेंजमेंट होता है इसमें, ये कन्वर्ट होता है कब, सन, देखो ये क्या हो जाएगा NH2 जैसा तो वैसे रहेगा, ये आपका सल्फोनेशन हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग सल्फानलिक एसिड्स। तो आप जब भी आप सल्फोनेशन करेंगे तो फर्स्ट आपको बनाना एल्यूमिनियम बाइसल्फेट, that after strongly heating at the 180 to 200 degree Celsius पे कन्वर्ट होगा सल्फानलिक एसिड्स में। अब बताइए सल्फानलिक एसिड में एक ही एसिडिक ग्रुप है एक बेसिक ग्रुप है, तो एक ही कंपाउंड में अगर एसिडिक बेसिक ग्रुप आ गया तो फिर वो कैसे स्टे करेगा, देखो एमिनो एसिड में भी पढ़ाएंगे ये सब। जैसे ये ग्रुप आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका NH3+, क्योंकि इस पे एसिडिफिकेशन हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा SO3-। देखो यहाँ पे जो रिजल्टिंग स्पीसीज है उसमें 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन उसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, इसी को बोलते हैं लोग ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन का मतलब क्या होता है कि हैविंग चार्ज सेपरेशन बट ओवरऑल चार्ज 0। आई बात समझ में? तो ये सल्फानलिक एसिड बनाएंगे, सल्फानलिक एसिड पे क्या हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, ज्यूटर आयन के फॉर्म में। तो नीट का क्वेश्चन भी पूछा था कि विच वन मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट एज ए ज्यूटर आयन, तो ज्यूटर आयन में कौन एग्जिस्ट करता है, सल्फानलिक एसिड्स। सल्फानलिक एसिड वन है द एसिडिक ग्रुप, एक आपका बेसिक ग्रुप है, तो डेफिनेटली वो कंजुगेट एसिड बनाओगे, इसका कंजुगेट बेस बनाएंगे। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस अगर दोनों एक साथ स्टे करेगा तो उसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। कर लेंगे। यस। और देखो क्या होता है, इसी को अगर आपने क्या क्या देखो सल्फानलिक एसिड लिए, नोट करके लिख लो यहाँ पे देखो, ये NH2 ये SO3 इसको बोलते हैं सल्फानलिक एसिड्स।
इसी को अगर आपने Br2H2O दिए, एट तो सल्फो ग्रुप होता, बेटा लिविंग ग्रुप भी होता, वो चला जाएगा आपका Br ये। आई बात समझ में? ये जो सल्फो ग्रुप होता है ना, ये बेटा लिविंग ग्रुप भी होता है, चले भाग जाता है वो, याद रखोगे। एक ये पॉइंट याद रखना, दूसरा क्या पॉइंट याद रखना, देखो अगर आपके पास देखो OH है, ये एक क्या और कर सकते हैं, देखो इसी में एक और बता रहा हूँ आपको, देखना। अगर इस पे हम लोग एसिटाइलेशन करवा देंगे, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये करेगा इसके साथ। अब बताओ, ये पारा पोजीशन को मैंने ब्लॉक कर दिया, आप जो ब्रोमिनेशन करेंगे वो कहाँ पे जाएगा आपका, पारा पोजीशन को आपने ब्लॉक कर दिए, तब कहाँ पे होगा, अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, कहाँ पे, पारा पोजीशन पे, ये सॉरी ऑर्थो पोजीशन पे। ये तो ब्लॉक क्यों हो गया यहाँ पे? ब्लॉक हो गया क्योंकि यहाँ पे सल्फोनेशन हो गया ना आपका। सर पिछला वाला में भी तो सल्फानिलिक एसिड ही था, तो नहीं नहीं, SO3H तो उसमें भी था। देखिए ये सल्फानिक एसिड था। हाँ सर। तो आपके पास देखो, जैसे यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं, सुनिएगा, यहाँ पे देखिए, जैसे एनिलीन था, इस पे सिटालेशन कर दिए तो पारा पोजीशन अभी भी छूटा हुआ है यहाँ पे, तो आप करेंगे तो पारा डेरिवेटिव, ऑर्थो डेरिवेटिव पारा दोनों आएगा, मतलब ये मेजर हो जाएगा। ये आपको लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा आपका, CH CO CH3 और ये Br हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनर, ये हो जाएगा आपका मेजर। तो ये आपने क्या किया, ब्लॉक, देखो यहाँ पे मेजर माइनर दोनों हो गया, मतलब हाइड्रोलाइसिस के पास ये भी प्रोडक्ट आपको मेजर माइनर में आएगा, मेजर एक आएगा एक माइनर आ जाएगा, मतलब ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन भी आएगा, पारा ब्रोमो एनिलीन भी आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना आपको, कि अगर आपको मैक्सिमम बनाना है कि ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन बनाना है, तो आपको ऑर्थो पोजीशन पे अगर ब्रोमीन लाना है, तो आपको पारा पोजीशन ब्लॉक करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। सर बस एक चीज नहीं समझ में आ रहा है, जो सल्फानिलिक एसिड है उसके भी तो पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप तो है ही। नहीं नहीं, अब सुनिए सुनिए सुनिए, इसको कन्वर्ट करना है हमको, इसमें कन्वर्ट करना है आपको, इसमें इसमें कन्वर्ट करना है आपको, हाँ सर। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए पारा पोजीशन को ब्लॉक करके रखना पड़ेगा कि नहीं आपको। यस। तो उसको किसके थ्रू जाएंगे, सल्फोनेशन के थ्रू, ये बना लेंगे हम लोग। हाँ सर। अच्छा, ऐसे बना लिए उसके बाद तो हो जाएगा, आप एसिटाइलेशन करवाओगे तो देखो, इसका एक्टिवेटिंग नेचर को और भी रिड्यूस कर दिया, हाँ सर। और जो Br2 ये वाटर लेगा वो कहाँ पे जाएगा, सिर्फ यहीं पे जाएगा। तो जब एसिटाइजेशन नहीं करा रहे तब सर ब्लॉक क्यों नहीं हो रहा है, मतलब तब पैरा पे भी क्यों आ जा रहा है? नहीं नहीं, आप देखो यहाँ पे, कहाँ पे, ये बोल रहे हैं आप, नहीं नहीं, ऊपर में जैसे हम लोग जब ब्रोमीन एंड वाटर ले रहे हैं, ब्रोमीन वाटर, उस ये समय सर पैरा पोजीशन पे क्यों आ जा रहा है, मतलब उस समय ब्लॉक क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ पे, यहाँ पे, नहीं नहीं, वो उसी में जो आप सर्कल किए थे अभी, इसमें ही, हाँ। इस आपका, पे, हाँ हाँ राइट। इसमें देखिए यहाँ पे ले लिए, अब Br2 वाटर ले लिए यहाँ पे। यस, इसमें क्यों नहीं ब्लॉक हो रहा है, मतलब इसमें भी खाली ऑर्थो में आना चाहिए ना, क्योंकि पैरा तो। नहीं नहीं, जैसे ब्रोमीन होता है ना, तो ब्रोमीन इसको इजीली हटा देता है, इसलिए एक बार सोल्यूशन हटा देता है, इसलिए उसको कर देते हैं, हट जाता है वहां से। ओ, बट अगर एसिटाइजेशन होने से नहीं हटता है। सुनिए सुनिए, अगर कोई भी स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटिंग ग्रुप रहेगा, जैसे OH रहेगा, आप पारा पोजीशन पे SO3 रखोगे तो ब्रोमीन वाटर उसको हटा के पारा ब्रोमीन भी कर ही ला ही देता है। अच्छा, और मॉडरेटली एक्टिवेटिंग करने से नहीं होता है। हाँ, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग अगर लेंगे तो वहां से नहीं हटा पाता है उसको।
हाँ सर समझ आ अब गया। जैसे इसको अब एसिडिक आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए इसको जब हम लोग एसिडिफिकेशन करेंगे तो किसको किसको हटाएगा, वो सिर्फ वहां से हटा पाएगा कि नहीं आपका, वो देखो SO3H तो रहेगा आपका। अब देखो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसको, देखो आप यहाँ पे ले लो, अब डाइल्यूट HCl, अब 180 से 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उसको बॉईल कर दो, तो डिसल्फोनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है वहां पे, डिसल्फोनेशन। डिसल्फोनेशन हो गया, वो बन जाएगा आपका ये प्रोडक्ट, हाइड्रोलाइसिस भी होगा, डिसल्फोनेशन भी हो जाएगा, ये तो हट ही जाएगा आपका, और ये बन जाएगा आपका ये, तो ये हो जाएगा आपका मेज। ये मेजर क्या, उसको तो एक्सक्लूसिव भी वो बहुत ज्यादा यील्ड कम होता है, मेजर क्या, यील्ड मेजर माइनर तो बात ही नहीं होगा, ही प्रोडक्ट ही बनेगा सिर्फ आपका। बताओ समझ में आई प्रोसेस, या फिर से बता दो। समझ आ गया। तो देखो, अगर सल्फो ग्रुप रहेगा किसके, अब सल्फो ग्रुप अगर रहेगा आपका, याद रखिएगा ये, अगर आपका ये लिए देखो, ये क्या है आपका SO3H है, अगर इसको डाइल्यूट HCl ले लेंगे आप, अब 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिए, बॉयल कर दिया आपने, तो डिसल्फोनेशन हो जाता है, याद रखोगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिसल्फोनेशन। Desulfonation is carried out by boiling of the sulfonic acid with the dilute HCl under the pressure। जैसे H+ अब बॉयल दे देगा या 150-100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे देगा ना बेटा, तो डिसल्फोनेशन करा देना, करवा दोगे। आई हाँ बात समझ में क्या बोला मैं आपको, ये कुछ रिएक्शन था मैंने बता दिया आपको, डिसल्फोनेशन सल्फोनेशन क्या होता है। ऑलमोस्ट आपका एनिलीन का जो एनसीईआरटी का था वो पढ़ा दिए। एनिलीन के अलावा थोड़ा नाइट्रो अल्केन का कुछ कंपाउंड्स का कुछ रिएक्शन बता देता हूँ आपको, और फिर साइनाइड आइसोसाइनेट का कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन बता दूंगा आपको, चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। तो चलिए आगे बता दो नाइट्रो डेरिवेटिव्स का, नाइट्रो कंपाउंड्स का। हाँ तो देखो ये सब समझ में आ गया आपका। तो देखो यहाँ पे और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, ये तो मैं बस दो क्वेश्चन नहीं लाया, क्वेश्चन मैं वहाँ से नहीं सेलेक्ट कर पाता, लेकिन आपको आगे कर दूंगा। तो ये देखो, ये क्वेश्चन देखो आप अक्षत, कि इसमें देखना है एक चीज थोड़ा, मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस से क्या लाते थे, एसिटिलीन लाते, प्रोपाइन लाते थे कि नहीं, याद करो। हाँ तो प्रोपाइन आ गया, प्रोपाइन में देखो यहाँ पे टर्मिनल हाइड्रोजन को ट्रैप करके ब्यूटाइन में कन्वर्ट कर देगा कि नहीं। आप याद करो, मैग्नीशियम कार्बाइड से क्या लाते थे, मैग्नीशियम एसिटिलाइट्स होता था, मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस से ये आता था, याद करो 11th का ये टॉपिक। जब उस पे सोडामाइड लेते थे तो टर्मिनल अल्काइन के साथ आपने रिएक्शन भी देखा था, याद करो। इसका जब मेथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन होता था तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता था। तो देखो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्यूटाइन में कन्वर्ट हो गया कि नहीं है। हाँ और फिर वहां पे रेड डॉट आयरन ट्यूब लेते थे, साइक्लाइजेशन हुआ था कि नहीं, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन। हाँ सर। और उसी में HgSO4 लेंगे तो हाइड्रेशन होके क्या बनता था प्रोपाइन में, मार्टन का एल्डिहाइड। फ्लू लगा के कीटोन, कीटोन बन जाएगा यहाँ पे। हाँ कीटोन बनेगा। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते थे एल्डिहाइड। आप बता दो कीटोन को जो बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करोगे तो एल्डोल कंडेंसेशन आएगा कि नहीं यहाँ पे। हाँ तो टी तक आपका जर्नी क्या है बताओ, एल्डोल कंडेंसेशन का। यस। और एल्डोल कंडेंसेशन जैसे बनाएंगे, उसमें जो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होगा, मैं टी को बता रहा हूँ, टी क्या होगा आपका, टी आपका कुछ ऐसा आएगा, देखो ये टी जो आएगा कुछ ऐसा आएगा, देखना
टी कुछ ऐसा आएगा, देखना CH3 CH CO CH3 कुछ ऐसा आएगा टी। ये मेथाइल कीटोन है कि नहीं? अब तो मेथाइल कीटोन पे क्या होता था, याद करो। हेलो फॉर्म रिएक्शन, यस। देखो हेलो फॉर्म रिएक्शन दिखा रहा है कि नहीं? आगे NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड, AC को Cl2 और H माइनस लेके करवाएंगे, हेलो फॉर्म रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो ये CH, ये CO माइनस Na आ जाएगा, अब प्लस ये CHCl3। देखो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन दिया रहा है कि नहीं आपको? हाँ, बोल रहे हैं आपको कि प्रोडक्ट में वही यू लेना है जो डिकलराइज करता है बेयर्स रिएजेंट्स को। तो बेयर्स रिएजेंट को कौन डिकलराइज करता है? इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होता है। बेयर्स रिएजेंट को डिकलराइज कौन करेगा? कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 को डिकलराइज कौन करेगा? जिसके पास कार्बन 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 डबल बॉन्ड रहेगा। तो इसका मतलब यही आपका क्या है, आपका यू। ये अब तो इसके बाद जब रिएक्शन आपको पता चल गया, तो एक्स ग्राम वाई ग्राम जो 70 यील्ड सब दिया, उसके बाद आपको रिएक्शन को बैलेंस करके मोल्स मेथड से जाएंगे। तो नहीं हो सकता कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या हो सकता है, नहीं बता सकते आप लोग। हाँ तो ये सब जो एडवांस का जो क्लास लेंगे तो ये क्वेश्चन का पूरा कैलकुलेशन करवाएंगे। अभी सिर्फ रिएक्शन आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेशन बंद कीजिए। रिएक्शन से समझ में आ रहा है कि नहीं, रिएजेंट जो बताए थे आपको? हाँ सर। तो ये सब थोड़ा याद रखना। और करवाएंगे, इस पे काम करवाएंगे, जो एडवांस का ये क्वेश्चन सब पे काम करवाएंगे आपको। चलो डिसल्फोनेशन समझ में आ गया, कब कहाँ पे होगा? देखो नाइट्रो कंपाउंड्स, और तो नाइट्रो कंपाउंड्स का प्रिपरेशन बताए थे। देखो सबसे पहले लिखेंगे प्रिपरेशन। आपको याद होगा कि अल्काइल हैलाइड पे जब रिएक्शन करवाते थे AgNO2 का, तो नाइट्रोल कहलाता था कि नहीं? केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगे। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है? विजय। तो ये जो होगा ये कंपाउंड, ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो, ये हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन जो होता है, देखना यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, ये पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, विथड्रॉइंग ग्रुप होता है कि पुअर होता है? पावरफुल होता है। पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर के चलते क्या होगा, देखना है यहाँ पे, ड्यू टू द पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर, ये अल्फा पोजीशन है। OH माइनस अगर बेस लोगे तो बेस क्या करेगा, ये प्रोटॉन ट्रैप करेगा। प्रोटॉन ट्रैप करने के बाद इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज ऐसे आ जाएगा तो इस पर रेजोनेंस दिखाओगे कि नहीं आप? दिखाएंगे रेजोनेंस। आप बताइए इस टाइप का रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ा था? एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा था कि नहीं? बेटा अल्फा हाइड्रोजन का जो पोजीशन दिखा है, अल्फा पोजीशन पे जो बताइए अल्फा हाइड्रोजन का रिएक्शन, ये आपने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा था कि नहीं? याद करो, इतना जल्दी मत भूलो। ऑर्गेनिक ये सब एल्डिहाइड कीटोन में सारा रिएक्शन बता देते, देखो alpha hydrogen of nitroalkane having acidic nature because resulting conjugate base is resonance stabilized through the nitro group। आई बात समझ में? अगर मैं आपको CH3 और CHO ये एल्डिहाइड दिया,
और ये आपका एक होगा नाइट्रोमीथेन CH3NO2। एसिडिक ऑर्डर किसका ज्यादा होगा ये बताओ। फिर 2 ग्रेटर देन 1। 2 ग्रेटर देन 1, रीजन क्या होगा? 2 तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो देखो यहाँ भी नेगेटिव आएगा तो उसको भी रेजोनेंस का स्टेबिलिटी मिला है, यहाँ मिलेगा उसको भी, तो बेटर कौन होगा आपका? सबसे ज्यादा हो जाएगा एल्डिहाइड नाइट्रो में किसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर लेते थे, याद कीजिए आप लोग थोड़ा। -m या -r इफेक्ट जो गए थे आपने किसका देखा था? NO2 ज्यादा देखा था आपने CHO से। आई बात समझ में? तो यहाँ पे मैं रिएक्शन दिखाने जा रहा हूँ, रिएक्शन इन्वॉल्विंग, ये जो रिएक्शन दिखाएंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्फा हाइड्रोजन मतलब कि एल्डिहाइड या किसका बात कर रहा हूँ हम लोग? ये बात कर रहा हूँ मैं नाइट्रोअल्केन का। नाइट्रोअल्केन में कौन सा रिएक्शन दिखाने जा रहा हूँ आपको? रिएक्शन इन्वॉल्विंग alpha hydrogen of nitroalkane having the more acidic character than aldehyde and ketone, because we know the aldehyde and keto group having the low electron withdrawing power compared to that of the nitro group। अब देखना क्या होगा यहाँ पे। इसका फर्स्ट रिएक्शन होगा कंडेंसेशन with aldehydes और ketones। एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ कंडेंसेशन होता है इसका। एल्डोल कंडेंसेशन होता है ना, वैसे ही सोचना, लाइक एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता देखो। अब बताइए किसका ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन? नाइट्रोअल्केन का या एल्डिहाइड का? नाइट्रोअल्केन। इसीलिए निक्लोफाइल कहाँ से बना होगा? नाइट्रोअल्केन से या एल्डिहाइड से? नाइट्रोअल्केन से। देखो क्या हो जाएगा देखना यहाँ पे, ये लिए और CH2NO2 लिया मैंने, रिएक्शन करवाएंगे किस में? OH माइनस के प्रेजेंस में। हमेशा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड देता है, ये कंपाउंड क्या देगा देखो, C, ये R होगा, ये NO, ये आपका कंपाउंड। अब ये कंपाउंड किसके थ्रू आया? एमिनेट होगा वाटर, किसके थ्रू कंपाउंड आया ये? कंडेंसेशन के थ्रू। तो देखो मैकेनिज्म दिखा दो, मैकेनिज्म समझ में आया कैसे कैसे होगा रिएक्शन ये? देखो आप ये बताइए नाइट्रोअल्केन का अल्फा हाइड्रोजन हैविंग द एसिडिक कैरेक्टर, ये इसको ट्रैप किया। जैसे बेसिक मीडियम लेंगे तो ये निक्लोफाइल बन गया आपका। आगे आपको पता है कि रेजोनेंस होगा इसमें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड देके रखो, वही बेटर होगा, रेजोनेंस होगा। अब क्या होगा, ये अटैक करेगा एल्डिहाइड या कीटोन पे, करेगा कि नहीं बताइए आप लोग। देखो एज ए निक्लोफाइल अटैक किया ये, जैसे अटैक करेगा तो ये कंपाउंड क्या बनेगा देखना, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये CHR, ये नाइट्रो। फिर क्या होगा, ये HOH, यहाँ पे प्रोटोनेशन कर दो, ये बन जाएगा आपका OH, ये हो जाएगा आपका CHR, ये हो जाएगा आपका NO2। आपको मैंने पहले ही बता दिया स्टे नहीं करता, ये रैपिडली डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मतलब वाटर यहाँ से रिमूव होगा तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। बताओ कुछ आइडिया लगा या फिर से बता दूं? सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए।
नहीं ये प्रोसेस समझ में आया आपको कैसे होगा नेट कंडेंसेशन? तो जैसे नाइट्रो ग्रुप के साथ आप एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन देखेंगे तो नाइट्रो से क्या बनाएंगे आप? न्यूक्लियोफाइल। नाइट्रो का अल्फा हाइड्रोजन हैविंग मोर एसिडिक हाइड्रोजन, तो उससे हमेशा न्यूक्लियोफाइल बना लेना आप। और न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाइएगा एल्डिहाइड कीटोन पे। एल्डिहाइड कीटोन पे जैसे रिएक्शन होगा तो ये आपका कंजुगेट बेस आएगा, दैट गेट प्रोटोनेटेड। आफ्टर द प्रोटोनेशन गिव द अल्फा, देखो ये अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी नाइट्रो आ गया। और उस पर रैपिडली क्या करेंगे? वाटर आप एलिमिनेट करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? देख रहे हो यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्रो ग्रुप। कुछ आइडिया लगा कैसे करेंगे ये रिडक्शन? देखो और एक एग्जांपल लेते हैं, देखना। अगर ये कंपाउंड्स है, इसका रिएक्शन करवाएंगे CH3NO2 से, और बेसिक मीडियम हीट नहीं करना पड़ता बेसिक मीडियम में, तो कंपाउंड क्या बनेगा देखिए। बेंजीन रिंग कहाँ से ली? रिंग नहीं दो, CHNO2 बनेगा ये, बताओ आप लोग। अरे बेटा करने क्या, एक सिंपल तरीका सोचो ना। सिंपल तरीका तो बार बार बोलता हूँ, सिंपल तरीका सोचना है क्या? देखो ये एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीजन लेंगे, ये दो हाइड्रोजन लेंगे किसका? नाइट्रो का। कहाँ से हाइड्रोजन लेंगे नाइट्रो का? अल्फा। जैसे दोनों पास आएगा यहाँ से एक वाटर एलिमिनेट कर देना। वाटर एलिमिनेट करने के बाद आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा देखो ये NO2, यही मिलता। आई बात समझ में? नाइट्रो के साथ रिएक्शन मैंने बता दिया, एल्डोल कंडेंसेशन के तहत रिएक्शन याद रखोगे। देखो दूसरा रिएक्शन देखेंगे इसका, अल्फा हेलोजनेशन। याद करो जब मैंने रिएक्शन करवाया था आपको, हेलोफॉर्म रिएक्शन था, आपने अल्फा हेलोजनेशन एल्डिहाइड कीटोन में देखा था, वो भी रिएक्शन था अल्फा हाइड्रोजन के साथ। अगर कोई नाइट्रो ग्रुप होगा ये NO2 ग्रुप होगा, ये अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन। अगर Br2OH माइनस लेंगे तो ये क्या करेगा? उस अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन लेके आएगा, इसी को बोलता है अल्फा हेलोजनेशन। हेल्बोलर जेलिंस्की रिएक्शन लिए था अल्फा हेलोजनेशन और कार्बोक्सिलिक एसिड। हेलोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू मैंने बताया था अल्फा हेलोजनेशन। ये क्या होगा आपका? अल्फा हेलोजनेशन नाइट्रो अल्केन। मैकेनिज्म बोल दोगे या बता दूं? देखो आपको भी पता है कि ये नाइट्रो ग्रुप जो होगा, ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। बेस का काम होता है इस हाइड्रोजन को ट्रैप करना, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये नाइट्रो होता है, ये क्या होता है? O माइनस, ये क्या होगा? निगेटिव। नहीं पता चले कंफ्यूजन होते, एक काम करना उसको कोऑर्डिनेट में ही रखना आप लोग। देखो कोऑर्डिनेट में रखेंगे तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट। अब इसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के थ्रू आएगा किसमें? देखो ये डबल बॉन्ड्स। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हेलोजन लाएंगे, हेलोजन आपने लाया था यहाँ पे ब्रोमीन। जैसे लाएंगे ये नाइट्रोजन इधर से, ये ऑक्सीजन इधर, नाइट ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दो नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ से ब्रोमीन निकाल लो आप। तो देखो क्या हो जाएगा? अल्फा हेलोजनेशन। तो बताओ जो भी मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ सेम लाइक द एल्डिहाइड कीटोन साइड की नहीं है आपका? देखो जो भी मैकेनिज्म आप पढ़ रहे हो सेम लाइक इसके होगा, एल्डिहाइड कीटोन की तरह है कि नहीं आपका? चेक कर लो। एल्डिहाइड कीटोन में भी अल्फा हाइड्रोजन हेलोजनेशन बताए थे, यहाँ भी आपको अल्फा हेलोजनेशन बताया था। ये कंडेंसेशन हेलोजनेशन मैंने बता दिया, केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्फा हाइड्रोजन। मतलब ये रिएक्शन जो पढ़े आपने, ये रिएक्शन पढ़ा ए। अब मैं बी रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ आपको, देखो क्या बी रिएक्शन पढ़ा रहे हैं आपको? हाइड्रोलाइसिस।
तो याद रखिएगा कि अगर आपके पास नेचुरल केन है, उसको अगर आपने क्या किया, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो वो कंडेंस, देखो वो मैंने अभी रिएक्शन कराया था, इनोलेट्स जैसे कीटोइनॉल टोटोमरेज में होता है, वैसे आप कन्वर्ट कर देंगे उसको OH, और ये ऑक्सीजन में जाएगा। अगर आप इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड पर। याद रखिएगा 1 डिग्री हम नेचुरल करने की 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री लेंगे तो कीटोन, 1 डिग्री लेंगे तो एल्डिहाइड, 3 डिग्री पे रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि वहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो इसको बोलते हैं नेफ कार्बोनाइल सिंथेसिस, कार्बोनाइल सिंथेसिस मतलब ये रिएक्शन ऑफ नेचुरल केन विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय द concentrated H2SO4 that gives either aldehyde और कीटोन, that is called हाइड्रोलाइसिस। आप एग्जांपल लेके बता देता हूँ इसको। ये सब वेस्ट बंगाल जेईई एडवांस हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नीट के लिए नीट के सिलेबस से हटा दिया गया इसको। देखो थोड़ा ऊपर दिखा। नहीं 1 मिनट के क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, किसके साथ रिएक्शन है ये नाइट्रो ग्रुप का। तो देखिए आप CH3 ले लिया आपने CH, और ये क्या लिया NO2। जैसे इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, तो फर्स्ट रिएक्शन विद द कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड रिएक्शन विद द कंसंट्रेटेड H2SO4, तो बेटा ये हमेशा दे देगा आपको एसीटोन। आई बात समझ में। पहले क्या करेंगे, ये अल्फा हाइड्रोजन है, उसके थ्रू आप इनॉल फॉर्म बनाओ, फिर उस बॉन्ड को कट कर दो, एसीटोन में आ जाएगा। इसको बोलते हैं नेफ कार्बोनाइल सिंथेसिस। आप शॉर्ट में क्या रखोगे, तो शॉर्ट में याद रखना ये चीज। वन डिग्री नेचुरल केन अगर होगा, अगर आप रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4, ये देगा आपको एल्डिहाइड। सिमिलरली अगर आपके पास 2 डिग्री नेचुरल केन होगा, अगर आपने कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे, क्या बनेगा आप खुद से सोचो, कीटोन्स। आई बात समझ में। एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन नेचुरल केन से, ये याद रखना, इससे कम चल जाएगा क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। चलो हाइड्रोलाइसिस बता दिया मैंने, कंडेंसेशन बता दिए। एक होता है आपका साइनाइड आइसोसाइनाइड, देखो एक होता है साइनाइड, एक होता है आपका आइसोसाइनाइड। मैंने प्रिपरेशन दोनों का बता दिया था, याद करो। अल्काइल लाइट पे जब रिएक्शन करवाते हैं आप AgCN का, KCN का अगर रिएक्शन करवाएंगे, इससे क्या बनेगा आपको, साइनाइड। अगर AgCN का रिएक्शन करवाएंगे तो इससे क्या बनेगा आपको, साइनाइड या आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे बनता है आपका आइसोसाइनाइड। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगे, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला रिएक्शन जो होगा, सबसे फर्स्ट रिएक्शन, वो होगा इसका हाइड्रोलाइसिस। ये रिडक्शन पहले लिखो। अब बताओ, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करके 1 डिग्री 2 डिग्री में से नहीं बताए थे दोनों से। एमीन्स का प्रिपरेशन किए थे ना, वहां पे बता दिए थे रिडक्शन, आपका चेक करो जाके। हाइड्रोलाइसिस, साइनाइड के लिए मैंने स्टीफन रिडक्शन भी किया था। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है सुनो,
हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपने देखा होगा कि साइनाइड का जगह हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर बेसिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा आपका, कार्बोक्सिलेट। तो साइनाइड का एसिडिक बेसिक हाइड्रोलाइसिस दोनों होता है। बेसिक में जाएंगे तो कार्बोक्सिलेट, एसिडिक में जाएंगे तो कार्बोक्सिलिक। कर लोगे। यहाँ पे एक रिएक्शन बता रहा हूँ आपको, देखिएगा यहाँ पे नोट करके लिख लो। ये आपका आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड का ये देखिए क्या होता है। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम लोग तो क्या बनेगा बता दो। इसका एक बेसिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एक एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बेसिक हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, सिर्फ होता है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। ऐसे बनेगा क्या, तो ये बनेगा आपका एमीन्स, ये बनेगा आपका फॉर्मिक एसिड्स। ये ऑलवेज आप हमेशा देखें इधर का पार्ट हमेशा फॉर्मिक में आता है, रिमेनिंग का उधर आप एनिलीन में कन्वर्ट, एमीन्स में कन्वर्ट कर दो। ये जाएगा आपको फॉर्मिक एसिड में। तो बताइए आइसोसाइनेट का क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस या बेसिक हाइड्रोलाइसिस? एसिडिक। नो, बेसिक हाइड्रोलाइसिस। आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस आप क्या करेंगे, ये कार्बन को किस में कन्वर्ट करेंगे, ये कार्बन को हमेशा कन्वर्ट करेंगे फॉर्मिक में, रिमेनिंग कार्बन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्राइमरी एमिन्स में। तो ऐसे मान लो आपका ये आइसोसाइनाइड से ये पता है, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा। देखो एनिलीन प्लस क्या होता है यहाँ पे, फॉर्मिक एसिड्स। तो हमेशा याद रखना इस कार्बन से हमेशा फॉर्मिक लाना है, इधर आप NH2 जोड़ दो, अपने आप आ जाएगा रिएक्शन। तो बेसिक एसिडिक, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो ये कुछ हाइड्रोलाइसिस का इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। अब बता दो जितना भी नाइट्रो अल्केन से लेके नाइट्रो अल्केन का सब का रिडक्शन बता दिया था ना, मींस तक याद करो। हाँ एसिडिक बेसिक सारा मीडियम बता दिए थे आपको। ये जितना भी नाइट्रो अल्केन का था रिएक्शन, इंपॉर्टेंट हेलोजनेशन और कंडेंसेशन बता दिए, हाइड्रोलाइसिस बता दिए, हाइड्रोलाइसिस और साइनाइड आइसोसाइनाइड भी बता दिया आपको, स्टेफन रिडक्शन ये सब ऑलरेडी पता आपको, वो सब बता चुके थे। तो ये पार्ट आपका एंड हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं दिखा दिया और क्वेश्चन मैं लाऊंगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगा। अब ऐसा करो कि आपका सैटरडे, आपका जो मंडे कल क्लास है, तो कल मंडे की क्लास में आपको बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा देता हूँ, राइट। बायोमॉलिक्यूल बायोकेमिस्ट्री, तो कल क्वेश्चन भी करवाएंगे कुछ ऑर्गेनिक का, उसका चले जाएंगे हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में। तो कल बायोमॉलिक्यूल्स लाने तो पढ़ना नहीं दीजिए, और फिर बायोमॉलिक्यूल्स मैक्सिमम पार्ट में कल कंप्लीट करने का ट्राई करूँगा। फिर रिमेनिंग पार्ट पे जब जाएंगे तो वहाँ पे इनऑर्गेनिक में स्टार्ट कर दूंगा। इनऑर्गेनिक में सबसे पहले पढ़ाऊंगा डीएनए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन। ठीक है सर। डीएनए ब्लॉक पे जैसे कोऑर्डिनेशन आ जाएगा तो देखना आपका 12 का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बायोमॉलिक्यूल पढ़ाने के बाद पॉलीमर वो सब आपको लास्ट में पढ़ा दूंगा, तो प्रॉब्लम नहीं। चलो नहीं सर ठीक। तो ये सब समझ में आ गया आपका पूरा ये टॉपिक। यहीं पर आना, तो टाइम भी होगा, क्लास को एंड करें, नेक्स्ट चाहिए, नेक्स्ट डे कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे ऑर्गेनिक का पहले, ताकि पकड़ में आ जाएगा ऑर्गेनिक का, आपको क्वेश्चन करवाते करवाते फिर चले जाएंगे आपका बायोमॉलिक्यूल्स पे। चलिए तो नेक्स्ट डे मिलते हैं, नेक्स्ट डे कल हम लोग ये नेक्स्ट डे मिलते हैं मंडे को। चलिए गुड नाइट।